हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर 4। उसका पार्ट 1 आज करेंगे। ये तो 3 पार्ट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 3-4 पार्ट के अंदर, 4 पार्ट मैक्सिमम लगेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग जो करते हैं वो किस प्रोसेस पे या उसका बेस क्या होता है। अकाउंटिंग का 3 तरह के बेसिस के बारे में हम बात करेंगे और उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो वेट क्या कर रहे हो? प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से, वहां से देख लेना। और मैं बीएसटी का चैप्टर 11, क्लास 11 का चैप्टर 1 भी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो वो भी आप उसके भी वीडियो देख चुके हो, उसके भी 4 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। देखो, हमें सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो पढ़नी है भैया प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग की कैसे जाती है, अकाउंटिंग करने के तरीके क्या है। तो कुछ 5 स्टेप है, 5 स्टेप के अंदर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांजैक्शंस पहचान। ट्रांजैक्शंस यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि भैया वो ट्रांजैक्शन जो कि मनी के टर्म में बताए जा सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। हमने पीछे के चैप्टर से पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक यानी पैसों से रिलेटेड, जिसको भी आप मनी के टर्म में बता सकते हो वो आपके क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो ऐसी ही चीजों को आपको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है ट्रांजैक्शन का, और वो भी वो जो रेलिवेंट हो। जो रेलिवेंट है उस नहीं है उससे मतलब नहीं। ठीक है। जब ये ट्रांजैक्शन हो जाता है तो हम वाउचर बनाते हैं। अब वाउचर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। उसके अंदर आप पढ़ोगे नहीं, चैप्टर नंबर 6 नहीं, 7, 8 के अंदर आप पढ़ोगे वाउचर का पूरा आपके पास एक चैप्टर दे रखा है। 7, 8 है, चैप्टर नंबर 7 या 8 है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे वाउचर होता क्या है। बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है हमने किस इंसान से कितना सामान खरीदा है, कितने पैसों में खरीदा है, और या फिर किस इंसान को कितना पैसा कितना सामान बेचा है, किस रेट पे बेचा है, कितनी क्वांटिटी में, वो सब लिखा हुआ होता है। तो ऐसा एक वाउचर बनता है। फिर इन वाउचर्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, हम उन एंट्रीज को, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि सबसे पहले आता है जर्नल, और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज जिसके पीछे बुक लिखा हो। जैसे कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे 11th क्लास के अंदर ही क्या होगा कि आपको कैश अकाउंट मिलेगा और कैश बुक मिलेगा, कैश अकाउंट एंड कैश बुक। अब दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ सेम। पर क्योंकि इसके पीछे अकाउंट लगा हुआ है तो ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं बोला जाएगा, ये ओरिजिनल एंट्री नहीं है, जबकि ये ओरिजिनल एंट्री है। ठीक है। तो अगर बुक, वैसे तो जर्नल हो गई, और जर्नल के अलावा जिन भी चीजों के पीछे बुक लगा होगा वो हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाएंगी। अकाउंट लगा हुआ है तो वो सेकेंडरी एंट्री कहलाएगी। ठीक। वो हमारे क्या कहलाए, जिस भी चीज के पीछे अकाउंट लगा होगा वो हमारा लेजर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेजर। तो जब हम लोग जर्नल कर लेते हैं या बुक्स में एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर बनाना, और लेजर के बाद हमारा अगला काम होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं कि देखो, जर्नल से लेजर में इसलिए लेकर के आते हैं कि अगर कोई आइटम मिसिंग है तो हम उसे यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेजर से ट्रायल बैलेंस इसलिए लेकर के आते हैं कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो वो पता चल जाएगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बताते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस का कंडीशन पता लगा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली 3 चीजें होती है हमारे पास, जो क्लास 11 में आपको पढ़नी है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बताऊंगा, टेंशन नहीं ले, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं कर। ये आपके पास 5 स्टेप होगा, आइडेंटिफाई करो, वाउचर बनाओ, रिकॉर्ड करो ओरिजिनल बुक में, फिर उसके बाद लेजर में लिखो, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था ना कि प्रोसेस की तो बात हमने कर ली, फिर हमने कहा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 बेसिस है, देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मैं कैश वो कॉन्सेप्ट के अंदर बता चुका हूँ। अक्रूवल कॉन्सेप्ट करवाया था ना, तो उसके अंदर ये करवा चुका हूँ, और ये कैश वाला है, मैं बता दूंगा आराम से, अभी आराम से चलेंगे बात चलेगी। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक तीसरी होती है हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड। तो ऑफकोर्स इन दोनों को मिला करके बनेगी ये अकाउंटिंग। क्लियर। तो हमारे पास 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। आज हम लोग सिर्फ कैश बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर।
तो देखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल सी बात है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड फॉर विच द कैश इज एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। जैसे कि मैंने मार्च 1 को सेल किया 10,000 रुपए का, ठीक है, और लेकिन सेल में से 5,000 रुपए मेरे पास मार्च 1 को आए और 5,000 रुपए के लिए उसने बोला कि भैया ये मैं अप्रैल में 1 महीने बाद दूंगा पैसे। तो मार्च 1 को जो मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा वो सिर्फ 5,000 रुपए का रिकॉर्ड करूंगा। यानी जितना एक्चुअली कैश आया है या जितना एक्चुअली कैश गया है बस वही रिकॉर्ड करेंगे। कितना आना है जाना है उसकी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्चुअल की बात करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में ये बताना है, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑन विच कैश इज एक्चुअली बीइंग पेड एंड रिसीव्ड। देखो ये एग्जांपल मैं बता ही चुका हूं, जिस दिन मेरा आएगा, यानी कि मैंने क्या कहा कि मार्च 1 को मैंने सेल किए 10,000 रुपए की, लेकिन क्योंकि मेरे पास मार्च 1 को 5,000 आए हैं और अप्रैल 1 को 5,000 आए हैं, तो मैं सेल्स भी क्या करूंगा, मार्च 1 को 5,000 की सेल्स दिखाऊंगा और अप्रैल को 5,000 की सेल दिखाऊंगा। जिस दिन पैसा आएगा उस दिन दिखाऊंगा, जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जितना एक्चुअल पैसा आया और जिस दिन पैसा आया है उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। आई होप ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा कि पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करूंगा और जितना पैसा आएगा उतना ही रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल। एडवांटेज क्या होती है, सबसे पहले बात तो सिंपल और रियलिस्टिक होता है। पैसा आया तो लिख रहा हूं, पैसा गया तो लिख रहा हूं, इसलिए रियलिस्टिक है। जितना पैसा लिखा होगा मेरे पास टोटल वो एक्चुअली होगा, क्योंकि जितना पैसा आया है मैंने वो लिखा है, जितना पैसा गया है वो लिखा है, जिस दिन आया है वो लिखा है, जिस दिन गया है वो लिखा है, तो जो टोटल होगा वो मेरा एकदम एक्चुअल निकलेगा। पर इसमें एक चीज आ जाती है कि इट डज नॉट यूज एस्टिमेट्स। इतना पैसा आ जाएगा, आ जाएगा मतलब ही नहीं है, इतना पैसा पे करना पड़ेगा ना। एक्चुअली हुआ तो ठीक, नहीं तो एस्टिमेट नहीं करेंगे, पर्सनल जजमेंट नहीं करेंगे। ये वहां ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी जहां पर आपका ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश होता है। जहां पर आप ज्यादातर क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो, अभी खुद बताओ, जहां पर ज्यादातर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो वहां पर कैश बेसिस को क्यों ही यूज करोगे। कैश बेसिस तो वही यूज होगा ना जब एक्चुअली कैश आ रहा है जा रहा है। अगर क्रेडिट बेस है तो पर क्या फायदा हो जाएगा कैश बेसिस को यूज करके। तो ये वहीं पर ज्यादा यूज करेंगे जहां पर कैश बेसिस यूज होता है। जैसे कि कैश बेसिस आपको की बात करता हूँ, आपके आसपास में मदर डेयरी की दुकान होगी, मदर डेयरी के आउटलेट होंगे जहां से दूध लेते हैं लोग, है ना, मदर डेयरी के आउटलेट होंगे, तो वहां पर ज्यादातर कैश में ही होता है ना बिजनेस। किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो यहाँ ये तो कहते नहीं यार आज खा के जा रहा हूँ मैं, आपको 15 दिन बाद पैसे दूंगा, बोलते हो क्या? नहीं। तो जहां पर कैश बेसिस ज्यादा यूज होता है वहां पर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग यूज करो। क्लियर। डिसएडवांटेज की बात करता हूँ। डिसएडवांटेज बस यही यही पढ़ाऊंगा आज मैं, बस एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना ही बड़ा वीडियो बनेगा इसका। और ऐसे ही ऐसे 4 पार्ट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सिर्फ यही तो बता रहा है कि एक्चुअल पैसा कितना आया और एक्चुअल पैसा कितना गया है, पर ये आपको ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दे सकता। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैंने 5,000 की सेल की है, लेकिन जब मैं अपना स्टॉक चेंज चेक करूंगा तो क्या स्टॉक में 5,000 कम होगा या स्टॉक में 10,000 कम होगा? तो स्टॉक में 10,000 कम है लेकिन सेल दिखा रहा हूँ 5,000 की, तो मुझे ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिल सकता ना कभी भी, कि सामान तो 10,000 का कम दिख रहा है, पैसे 5,000 दिखा रहा हूँ, ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं मिल सकती। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि हम इनकम उसी के लिए रिकॉर्ड करेंगे जिसके लिए हमने एक्सपेंस किया है, जो हमने एक्सपेंस किया उसी के लिए इनकम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, इससे मतलब ही नहीं है, हमें करना है जब पैसे आए तब लिखो और जब पैसे गए तब लिखो। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको पिछले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसमें मैनिपुलेशन बहुत इजी होता है, बहुत इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को, बहुत इजीली, क्योंकि आज नहीं आएगा कल तो आ ही जाएगा ना कैश, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो, बिल्कुल बहुत इजी होता है। इसीलिए तो अब देखो थोड़ा सा पॉलिटिकल सटायर हो जाएगा, एज अ स्टैंड अप कॉमेडी ही ले लेना इस बात को। इंडिया में हम लोगों की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्यों बढ़ गई? हम लोग पेटीएम वगैरह जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं या फोन पे जो ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? कि सरकार कह रही है कैश का तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या जरूरत है कैश की, तुम्हारे लिए थोड़ी ना होता है, यहाँ तो सब कुछ रिकॉर्ड, तुम्हारा तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो तुम कैश का क्या करोगे? कैश की जरूरत तो वहां होनी चाहिए जहां रिकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे पार्टी का टिकट लेने के लिए, या फिर
पार्टी का ट्रेड, या फिर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद एमएलए खरीदने बेचने के लिए, फिल्मों में देखा है ना हमने, पैसे दे करके एमएलए वगैरह खरीदे जाते हैं, एमपी वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, हाँ है ना। तो उन्हें कैश की जरूरत है ना, जहां पर ब्लैक का काम हो रहा है वहां कैश की जरूरत है। हम लोग तो मिडिल क्लास लोग, हमारा तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो हमें कैश की क्या जरूरत है, तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट करो। मार्केट का कैश जो है वो हम इन जगहों पर यूज करेंगे, तो मैनिपुलेशन ईजी होती है। और इसी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो कहता है कि नहीं भैया हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ऐसा है पर हम उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो आज हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा कि प्रोसेस क्या होता है और साथ साथ कैश बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है जो हमने पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया है अब तक चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को। और आपको लगता है आपके दोस्तों को भी वीडियो देखनी चाहिए तो चैनल को शेयर करो। बाकी एक चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं कमेंट बॉक्स, यूज करो उसका, मुझे बताओ वीडियो अच्छी लग रही है तो भी बताओ, खराब लग रही है तो भी बताओ, ठीक है, ताकि तभी तो मैं सुधारूंगा। जब तक आप कमियां नहीं बताओगे तब तक सुधार कैसे सकते हो, हाँ है ना। ठीक है, तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। 4 पार्ट के अंदर हम लोग, हाँ 4 पार्ट के अंदर हम लोग इस वीडियो को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। सो स्टे ट्यून, बी हेल्दी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।